नमस्कार। शोध प्रकल्प त्रैमासिक छत्तीसगढ़ मित्र राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और हिंदी विभाग कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वेबिनार का शीर्षक है साहित्य, शिक्षा और समाज, परंपरा और तकनीक का समन्वय। इसमें हमारे प्रतिभागीगण, हमारे विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए अपना YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो से करार किया है और छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो शोध पत्रों के, विषय विशेषज्ञों के वाचन को अलग अलग एपिसोड में प्रस्तुत करेगी। इसी के तहत ये एपिसोड प्रस्तुत है शोध पत्र वाचन। आइए इन विद्वानों के शोध पत्र का हम आनंद लेते हैं। शोध प्रकल्प त्रैमासिक पत्रिका और हिंदी विभाग कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर द्वारा आयोजित वेबिनार, जिसका विषय साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय रखा गया है। इसमें जितने भी विद्वान जन उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको विदित है, यह जो विषय है आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि समस्त विश्व आज कोरोना महामारी के चपेट में आ चुका है और उससे निरंतर जूझता जा रहा है और उससे उबरने के जो तमाम उपाय हो सकते हैं, उन सबों की आजमाइश किया जा रहा है। ऐसे समय में हम अपने समाज, अपने साहित्य, संस्कृति द्वारा किस तरह से अपने जीवन प्रणाली को आगे बढ़ाएं और उसमें तकनीकी जो माध्यम हैं या जो परंपरागत मूल्य हैं, उनका कैसा सदुपयोग करें, इन तमाम विषयों को लेकर यह आयोजित किया गया है, जिसमें हम अभी देख रहे हैं कि समय से अधिक सच्चा और निर्मम मूल्यांकन करता इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। अब जैसे कि इस कठिन समय में अमेरिका जैसे जो अग्रणी देश हैं, जो कि तकनीक के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनकी भी जो दुर्गति है वह किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे समय में हम अपने देश में कैसे तकनीक जो माध्यम हैं, जो फेसबुक हैं, व्हाट्सएप है, गूगल के अन्य जो उपकरण हैं, इनके माध्यम से, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से हम कैसे अभी के समय में लोगों से संवाद स्थापित कर सकें और इनका प्रयोग हम कैसे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में कर सकते हैं, इसका हमें आज अब अत्यधिक आवश्यकता है, इनके प्रयोगों को लेकर जागरूक होने की। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि प्यासा नहीं होता तो वह पानी की आवश्यकता महसूस नहीं करता। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि भूखा नहीं होता तो वह रोटी की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती तो वह स्वेटर का अनुभव नहीं करता। उसी प्रकार से हम ये जो माध्यम थे, जो तकनीकी माध्यम थे, जो तकनीकी साधन थे, उनका उपयोग तो पहले कर रहे थे, किंतु दूसरे कार्यों के लिए कर रहे थे, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कर रहे थे। और समय जब अब बदला है तो हम इसका व्यापक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं।
और लोगों से जुड़ने के लिए या उनके बीच अभी जो दूरियां बनी थी उसको कम करने के लिए, उस दूरियों को पाटने के लिए हम इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह एक नई जो परंपरा विकसित हुई है, तो कहीं न कहीं इस समस्या के गर्भ से जो है आज ये तकनीक की जो परंपरा है उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कहावत भी है कि यदि हमें 1 वर्ष की व्यवस्था करनी है तो चावल का उत्पादन किया जाए, यदि हमें 1 दशक की व्यवस्था करनी है तो वृक्ष लगाए जाएं, लेकिन यदि हमें पूरे जीवन भर की व्यवस्था करनी है तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है। तो यही काम आज हम इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कई समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि इन माध्यमों के प्रयोग को लेकर बहुत लोगों में जो है विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां होती है। वो इस माध्यमों का प्रयोग आज करना ढंग से नहीं जानते। तो सबसे पहले इन तकनीकों का इस्तेमाल करने की जो विधियां हैं उनको उन्हें अच्छे से प्रस्तुत करके बताना पड़ेगा और उनको जानना पड़ेगा। उसके बावजूद हम इस दूरियों को कम कर सकते हैं और शिक्षा समाज का हम जो तकनीक है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। समाज के विकास में हम इन तकनीकों का सफल प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चित्रलेखा वर्मा, एमएड प्रशिक्षार्थी, अध्यापक शिक्षा संस्थान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज से प्रारंभ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार साहित्य शिक्षा और समाज तकनीक और परंपरा का समन्वय के इस विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिनमें मेरा शोध पत्र का शीर्षक वर्तमान समय में विद्यार्थियों के गृह कार्य के प्रति अभिवृत्ति एवं उनके कक्षा उपलब्धि के मध्य संबंध को अध्ययन करना है। चूँकि वर्तमान समय ऐसी स्थिति एवं परिस्थिति के मध्य पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, जिसमें कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस डिसीज 19 जो समस्त मानव जाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों को अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रही है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के विद्यालयीन जीवन, शैक्षिक स्तर तथा घरेलू वातावरण में अध्ययन आदत तथा उनकी उपलब्धियों पर आज एक चिंतन का विषय बना हुआ है, जहां विद्यार्थी विश्व स्तर में लॉकडाउन की वजह से अपने शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों का सारा परिणाम भुगत रहे हैं, जिससे उनके अनेकों समस्याओं को सहन करना पड़ रहा है, जैसे चिंता, घृणा, तनाव, आलस्य, अनिद्रा, द्वंद्व के साथ साथ दैहिक बीमारियां जैसे आंखों पर प्रभाव, सुनने में प्रभाव, चिड़चिड़ापन, झगड़ा आदि। मेरा शोध का उद्देश्य विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह कार्य के प्रति अभिवृत्ति एवं कक्षा उपलब्धि के मध्य अध्ययन करना है। इस अध्ययन से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लॉकडाउन के समय में शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों को ई लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थी अपने अतिरिक्त समय का उपयोग गृह कार्य के रूप में कर रहे हैं, परंतु शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं का गृह कार्य के प्रति अभिवृत्ति एवं नजरिया अस्पष्ट एवं अधूरी है। वे सिर्फ अपने औपचारिकता निभा रहे हैं, न कि इसमें विद्यार्थियों का मानसिक व शारीरिक स्तर को नजरअंदाज करते हुए बाल विकास के नियमों का पालन कर रहे हैं। गृह कार्य बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन बच्चों में उनकी क्षमताओं एवं कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। गृह कार्य का अधिक भार बच्चों के अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत खेल, मनोरंजन, व्यायाम एवं अन्य गतिविधियां पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे मानसिक तनाव, कुंठा, द्वंद्व
आलस आदि नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः शोध कार्य में गृह कार्य के प्रभाव का, बच्चों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन कर विद्यार्थी के जीवन को आत्मनिर्भर, स्व अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठ की भावना को जागृत करना है। धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं ऑनलाइन संगोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैद, पठन पाठन से दूर हो चुके हैं। इस समय इस तरह के ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करके आयोजकों ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के इस वेबिनार का जो मुख्य विषय है वह है साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीकी एवं परंपरा का समन्वय। यह विषय अपने आप में बहुवैकल्पिक विषय है, बहुआयामी विषय है और अलग अलग आयामों पर विद्वानों ने अपनी बात को रखी होगी, रखेंगे। मुझे जो विषय मिला है वह है साहित्य, समाज, स्त्री शिक्षा, परंपरा और तकनीकी। 10 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात को समाप्त करनी है। मैं संक्षेप में 1-2 बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। मित्रों, भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है। इस पितृसत्तात्मक समाज ने अपनी पुंसवादी मानसिकता के कारण भारतीय धर्म ग्रंथों, मनुस्मृतियों के आधार पर स्त्री को कभी धर्म के नाम पर, कभी परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पर, कभी नैतिक मूल्यों के नाम पर गुलामी की जंजीरों में बांधकर उसे घरों में कैद कर दिया। सामाजिक जीवन के दौर में पुरुष मानव जीवन के वो सभी मूल अधिकार प्राप्त कर लिए जो मनुष्य होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए, किंतु स्त्री उन सभी अधिकारों से वंचित रह गई। यही कारण है कि वह शिक्षा जैसे एक बुनियादी अधिकार से भी वंचित है। कुछ लोगों ने अपनी बेटियों को धर्म ग्रंथों को पठन पाठन से निकालकर स्कूली शिक्षा दिलवानी चाहिए। वहाँ पर भी उन लड़कियों के साथ लैंगिक भेदभाव किया गया। कहने का मतलब वहाँ पर भी वह पुलिंगीय पक्षपात की शिकार बन गई। स्त्री को कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्री को कौन सी शिक्षा दिया जाना चाहिए, ये सभी कुछ पुरुषों ने तय किया। स्त्री स्वयं कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, उसे उसका अधिकार कभी नहीं मिला। भारतीय समाज में स्त्री की जो शिक्षा है घर परिवार के चौहद्दी तक सिमट करके रह गई। इस समय मुझे रघुवीर सहाय की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता, निज घर बार बसाइए। इससे अधिक स्त्री के लिए शिक्षा की कभी जरूरत महसूस ही नहीं की गई।
यही कारण है कि सामाजिक जीवन के दौड़ में स्त्री दूसरे पायदान पर आकर खड़ी हो गई। उसकी इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने का कार्य नवजागरणकालीन मनीषियों, विद्वानों और साहित्यकारों ने जरूर किया और इसके लिए वे आगे आए भी कि स्त्री के शिक्षित हुए बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है, उसकी मुक्ति जरूरी है। सती प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध जैसे प्रश्नों के साथ स्त्री शिक्षा का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत के तमाम प्रांतों में अलग अलग समाज सुधारकों ने, विद्वानों ने इसको अपने अपने ढंग से लेकर के स्त्री शिक्षा पर बहस चलाते रहे। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक भी जब स्त्री प्रश्न को उठाते हैं तो उनकी दृष्टि भी स्त्री के पाठ्यक्रम और प्रारूप को लेकर के ही उलझ जाती है। वे भी चाहते हैं कि स्त्री को जो शिक्षा दी जाए उस शिक्षा से वो सुगृहिणी, पतिव्रता स्त्री और कर्तव्यपरायण मां बन सके। हिंदी पट्टी में आधुनिकता के जनक माने जाने वाले भारतेंदु की भी राय इससे आगे नहीं जा पाती है। बलिया वाले भाषण में वे जब स्त्री शिक्षा पर बात करते हैं तो कहते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाइए लेकिन उस चाल से नहीं जिस चाल से आजकल पढ़ाया जा रहा है, जिससे उपकार के बदले बुराई पैदा हो, बल्कि उस चाल से शिक्षा दीजिए जिससे कुल, परिवार और देश वह अपना कुल, परिवार और धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। आप देखिए कि एक आधुनिक कहे जाने वाले कवि की भी, लेखक की भी जो दृष्टि है स्त्री के प्रति वह परंपरागत ही है। तत्कालीन समाज में बहुत से ऐसे लेखक आते हैं जो स्त्री शिक्षा से संबंधित कहानियां और उपन्यास लिखते हैं। भाग्यवती का आप लोगों को भाग्यवती उपन्यास का ध्यान होगा, देवरानी जेठानी की कहानी। इन तमाम जगहों पर जो स्त्री शिक्षा की बात होती है उनमें एक सुगृहिणी, पतिव्रता स्त्री और कर्तव्य निष्ठ मां की ही भूमिका दिखलाई पड़ती है। तत्कालीन समाज में स्त्रियां अपने प्रति इस तरह के भेदभाव देख करके विचलित हो जाती हैं, लेकिन वह सीधे सीधे अपनी बातों को मुखर रूप से
किसी के सामने रख पाने में असमर्थ होती हैं। मराठी की एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिख करके समाज में हो रहे भेदभाव या लैंगिक असमानता के कारण उनके प्रति जो रवैया है बौखला उठती हैं और अपने भारतीय धर्मशास्त्रियों के ऊपर व्यंग करती हैं। वो कहती हैं अंडरकोट, धर्माचार्यों ने शास्त्रों में सब नियम पुरुषों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखकर बनाया है, स्त्रियों की नहीं। इनके मुकाबले ब्रिटिश शासन के कानून अच्छे हैं, जिन्होंने स्त्रियों की दशा में सुधार और उनकी उन्नति के सभी मार्ग खोल दिए। ईश्वर अंग्रेजी राज का सदा, अंग्रेजी राज को सदा बनाए रखें। आप इस लेखिका की मानसिकता को समझ सकते हैं। उसे भारतीय समाज में जो गुलामी मिली है, उस गुलामी से वह अंग्रेजी राज की गुलामी बेहतर समझती है, क्योंकि अंग्रेजी राज में स्त्री को कम से कम स्वतंत्रता तो मिल रही है। ऐसे समाज में स्त्री अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। ऐसे समाज में ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। भला हो हमारे भारतीय संविधान का 20वीं शताब्दी में सदियों से संघर्षरत स्त्री के लिए जो द्वार खुला, जिससे बाहर निकल करके आज 21वीं शताब्दी में स्त्री समाज के उन सभी क्षेत्रों में, चाहे ज्ञान विज्ञान या तकनीकी कोई भी क्षेत्र हो, जहां अपना परचम फहरा रही हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। समय हो चुका है, बातें करने को बहुत कुछ है, फिर कभी इस पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षबाला शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना शोध पत्र मीडिया और लोकतंत्र के सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मीडिया आज हमारे सामने टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट दोनों तरह से उपलब्ध है। समाचार पत्र से लेकर रेडियो, टीवी, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल सब इसकी परिधि में आ जाते हैं। इन माध्यमों से प्राप्त सूचनाएं और जानकारी हमें समृद्ध करती हैं, सचेत करती हैं और अनुभवों का विस्तार करती हैं। शक्ति के विस्फोट की तरह सूचनाओं और जानकारियों के एक बड़े घेरे के बीच हम खड़े हैं, पर यह स्थिति बिल्कुल मेले में खो गए एक आदमी की तरह है। सब कुछ इतना अधिक मौजूद है कि आँखें चकाचौंध में डूबी हैं और अपना ही पता याद नहीं है। मीडिया सचमुच एक बड़ी शक्ति है, पर क्या हम शक्ति प्रयोग के नियम भूल गए हैं? ठहर कर विचार करने का समय नहीं, बस दौड़ रहे हैं एक ऐसी रेस में जिसे गंतव्य का भी हमें पता नहीं। मैं आज अपने इस प्रपत्र के माध्यम से इस कोविड-19 के समय में मीडिया की जिम्मेदारी पर बात कर रही हूँ और ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बार बार हमसे कहा जाता है कि कोविड-19 के बाद ये दुनिया पूरी की पूरी तरह बदल जाएगी, सब कुछ अलग होगा, लोगों के सोचने का अंदाज़ अलग होगा, अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील होंगे। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी सवाल लग रहा है। क्या सचमुच कहीं ना हम उतने संवेदनशील हो पा रहे हैं? लगातार
मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है। लगातार मृत्यु का अनुपात पूरे विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या सचमुच एक मनुष्य के रूप में मीडिया हमें सचेत कर पा रही है या कर पाने का दायित्व निभा पा रही है? आइए इसी पर बात करते हैं। आजकल एक वाक्यांश बहुत अधिक प्रचलन में है, चयन का अधिकार। टीवी से लेकर इंटरनेट तक मीडिया के सभी चैनल अपने दर्शकों को चयन का अधिकार देने के लिए बेताब हैं। जब देखेंगे आप तो निर्णय कोई और क्यों करेगा? आप ही तय कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मीडिया का लोकतंत्र एक ऐसा समाज निर्मित कर रहा है जहां हर व्यक्ति अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार चयन कर सकता है और जी सकता है अपने हिस्से की हर खुशी को, अपने हर पल को। मनोरंजन इसके केंद्र में है और चमकीली दिखने वाली वस्तुओं को मूलभूत आवश्यकता में परिवर्तित करना इसकी ज़रूरत है। जॉन फिस्के ने इस पर बहुत पहले विचार किया और वो कहता है कि टेलीविज़न डज नॉट रिप्रेजेंट मैनिफेस्ट एक्चुअली ऑफ आवर सोसाइटी बट रादर रिफ्लेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग मीडिया नामक किताब में वो इस पर बात करता है कि मीडिया हमें सत्य नहीं दिखाता, वो कहीं ना कहीं हमें सत्य का आभास कराता है। तो ये पहला सवाल है जब हम मीडिया और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि मीडिया जिस लोकतंत्र की बात हमारे सामने रखता है, क्या वो सचमुच हमारे सामने सत्य प्रस्तुत करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल वो सत्य का एक आभास ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि वो समाज के हर युवा व्यक्ति को वोट के माध्यम से चयन का अधिकार देता है। हालांकि ये अधिकार अकेले नहीं आते, अपने साथ कुछ नैतिक कर्तव्यों की सूची भी लेकर आते हैं, जिसे सामान्य भाषा में दायित्व कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाज में रहकर ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, भले ही व्यक्ति इस अधिकार को ग्रहण करने की पात्रता रखे या नहीं। इसलिए शिक्षा ग्रहण करते समय विवेक और समझ की शिक्षा भी व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र एक ऐसे समाज की ताकत है जहाँ व्यक्ति के पास अपना भला बुरा समझने की शक्ति है। ऐसे किसी भी समाज में लोकतंत्र असफल है जहाँ व्यक्ति चयन के विवेक से परिचित नहीं। मीडिया की दुनिया में भी इस चयन के विवेक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। मीडिया की दुनिया आभासी रूप में लोकतांत्रिक होने का दावा करती है, पर यहाँ पर लोकतंत्र के विवेक का सवाल सिरे से लापता दिखाई देता है। क्या सचमुच आज का दर्शक इतना विवेकवान है कि वो चयन कर पाए? फिर दूसरा प्रश्न ये भी है कि विकल्पों की सूची में क्या सचमुच दर्शक को ये अधिकार मिल भी रहा है कि वह अपनी इच्छा से सही और ज़रूरी चुन सके? जिस तरह लोकतंत्र के नाम पर जिन दलों के बीच चयन करने का भ्रम हमारे सामने रखा जाता है, उन दलों के बीच, माफ़ कीजिएगा, न तो वैचारिकी का अंतर दिखाई देता है, न सत्ता के लोभ का। ठीक उसी प्रकार जिन चैनलों के बीच हमें चयन की सुविधा दी जा रही है, क्या उनमें सचमुच कोई चरित्रगत अंतर है या केवल प्रस्तुतिकरण का ही अंतर दिखाई देता है? सामान्य जनता और उसके मुद्दे किसी के केंद्र में क्यों नहीं नजर आते? किसान की तकलीफ, उसकी आत्महत्या और आत्महत्या के लिए विवश करने वाले कारणों को मिटाने की इच्छा ना तो हमें लोकतंत्र के किसी मैनिफेस्टो में दिखाई देती है, लोकतंत्र के लिए जो दल खड़े हैं ना तो उनके मैनिफेस्टो में दिखाई देती है, न किसी दल की चिंतन प्रक्रिया में। ठीक उसी तरह सड़क पर मरते हुए आदमी को बचाने अथवा उस पर जाति और धर्म की राजनीति करने में से चयन प्रायः जातिगत राजनीति का ही दिखाई देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनता से जुड़े लगभग 60% मुद्दों को छोड़कर मीडिया हाउसेस गैर ज़रूरी मुद्दों को हमारे सामने रखते हैं। क्या कहा जाए, टीआरपी का ज़माना है और मीडिया घरानों के बीच टिके रहने की होड़ भी है। मीडिया के इस भ्रामक लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या है। मीडिया हमारे सामने हर विषय पर विकल्प प्रस्तुत करने का दावा करती है, पर एक चैनल की विषयों और प्रस्तुति की शैली में उतना ही झूठापन और उबाऊपन है जितना किसी दूसरे अन्य चैनल पर। खबरों की दुनिया में एक खास तरह का सतहीपन है जो दर्शकों को किसी भी प्रकार के वैचारिक निष्कर्ष नहीं देता और ना ही सोचने का अवसर, क्योंकि रिमोट की आज़ादी ने विचार की अपेक्षा चयन और बदलाव पर बल दिया है, विवेक और विचार पर नहीं। एक अजीब सी विवेकहीनता का दौर चल पड़ा है जहाँ मीडिया के पास विषयों का अभाव नहीं, पर फिर भी कुछ नया और ज़रूरी करने की इच्छा भी दिखाई नहीं देती, जहाँ दर्शक को डांस और म्यूज़िक के लाइव शोज़ में किसी को विजयी बनाने का एक झूठा अधिकार दिया जाता है जिसके हर संदेश की एक कीमत होती है। जी हाँ, जब आप एक संदेश भेजते हैं तो उस संदेश की एक खास तरह की कॉस्टिंग है जिसका अपना एक बाजार है। एक ऐसा झूठा गर्वीला भाव जिसकी कीमत चुकाते चुकाते दर्शक भावनात्मकता की गिरह में फंसकर नियंता होने के भाव से अभिभूत हो जाता है
और ज़रूरी मुद्दों से भटक जाता है। इतनी रंगीन दुनिया इस मीडिया ने निर्मित की है, जिससे जब दर्शक को चयन का अधिकार मिलता है तो अक्सर जो औसत दर्शक है वो इंफोटेनमेंट में से इन्फो छोड़ देता है और टेनमेंट को चुन लेता है। यहाँ एक बार फिर दलगत राजनीति और भारत को देखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार प्रत्येक दल आम आदमी का ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार मीडिया भी कहीं ना कहीं ज़रूरी चीज़ों को गैर ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी बनाकर दर्शक का ध्यान भटका रही है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। विधानसभा, न्यायपालिका और कार्यपालिका नाम के 3 खंडों पर खड़ा ये लोकतंत्र जब आयत बनता है तो उसे पूरा करने का काम मीडिया ही करती है। पर आज चयन की सुविधा के नाम पर नया दर्शक एक ग्राहक बन गया है, जहां काम से लौटने पर वैचारिक प्रक्रिया से जुड़ने की उसके भीतर भी कोई इच्छा नहीं होती। केवल बाजारवाद के गणित के भीतर मनोरंजन खरीदने की इच्छा होती है। एक घूंट मनोरंजन, कम खर्च और अतृप्त आकांक्षाएं। एडोर्नो ने इसी गणित की परख करते हुए इस कल्चरल इंडस्ट्री को एक खुला हुआ झूठ माना है। आज हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दौर जो कोविड-19 के कारण संकट से नहीं बल्कि वैचारिक शून्यता के कारण भी संकट से भरा हुआ है। मीडिया इस वैचारिक शून्यता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। वही मीडिया जो दुनिया को सजग करने का काम करता है, वही मीडिया कहीं ना कहीं इस दुनिया को मनोरंजन की चाशनी में लपेटकर ज़रूरी मुद्दों से हटाने का काम भी कर रहा है। आजकल लगातार हर चैनल पर एक दबाव है, और वो दबाव है कम पैसा खर्च करके अपनी पसंद के चैनल देखने की सुविधा का दबाव। पर इस सुविधा में मुद्दे लापता होते जा रहे हैं और बहस 24/7 चल रही है। यह मीडिया का अर्थ केवल टीवी पर चलने वाली अनवरत बहस नहीं, बल्कि हर माध्यम से केवल और केवल बहस की दुनिया को देखने का प्रयास है। लगातार ये दुनिया वाचाल हो रही है, शब्द वाचाल हो रहे हैं और अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है कि आज के समय में जब कोविड-19 के दौर में हम सब कहीं ना कहीं पूरी तरह कठिनाई से गुजर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन के दौर में फंसे हुए हैं, ऐसे में हम प्रिंट मीडिया को अपनी दुनिया से खारिज करते जा रहे हैं। आजकल लगभग घरों में समाचार पत्र नहीं आते, क्योंकि लोगों को डर है कि समाचार पत्र भी कहीं फोमाइट का काम ना करें और उनके माध्यम से कहीं वायरस उस पर लगकर घर के भीतर ना पहुंच जाए। दैनिक भास्कर ने अभी 2 ही दिन पहले ये खबर निकाली कि हमारा जो पेपर है ये पोरस पेपर है और इस पर वायरस नहीं टिकता, केवल खबर टिकती है। सोचिए कि प्रिंट मीडिया अगर ख़त्म हो गई तो कितनी एक वैचारिक शून्यता की स्थिति होगी, क्योंकि चैनल न तो हमें पढ़ने का सुख देते हैं और न सोचने का। ये समय है जब हम ठहर कर सोचें कि मीडिया की इस जिम्मेदारी के साथ साथ एक दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी क्या है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ मीडिया नहीं बनाती, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका नहीं बनाती, बल्कि उस लोकतंत्र की स्थिति में एक पाठक, एक दर्शक, एक सजग व्यक्ति की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। ब्रेख्त ने कहा था कि जो लोग पूंजीवाद का विरोध किए बिना फासिज्म का विरोध करते हैं वो वास्तव में केवल एक मजाक की बात करते हैं, क्योंकि वो असल में खुद हत्या तो करना चाहते हैं लेकिन हत्या किए हुए दिखना नहीं चाहते। इसलिए ज़रूरी है कि जब जब न्यूज़पेपर हमारे सामने आए हम उसे खरीदने का प्रयास करें, हम उसे पढ़ने का प्रयास करें, उस वैचारिक शून्यता में थोड़ा दरवाज़ा खटखटाने का प्रयास करें और मीडिया चैनलों पर चलती हुई इस बहस को भी खारिज करें जो कि हमें इस कठिन दौर से भटकाकर कुछ एक खास मुद्दों पर केंद्रित रखना चाहती है। ज़रूरत है कि एक दर्शक के रूप में हम सजग हों और तभी मीडिया भी लोकतंत्र के प्रति और अधिक जिम्मेदार बन पाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि एक दर्शक के रूप में हम जो चाहें वो हम मांग सकें। यदि हम वो नहीं मांगेंगे तो मीडिया धीरे धीरे हमें एक केवल बाज़ार के एक ग्राहक के रूप में देखेगी और उसी के रूप में हमें जानने का प्रयास करेगी, बेचने का प्रयास करेगी। इसलिए जब कंटेंट नहीं रहता तो उसका सामाजिक प्रभाव भी नहीं रहता, और कंटेंट तब नहीं रहता है जब दर्शक ग्राहक बन जाता है। मैं केवल इतना ही कहूँगी कि इस कोविड-19 के दौर से गुजर कर हम एक मनुष्य के रूप में उभरें,
अपनी जिम्मेदारी को समझें और अधिक सचेत हों और अधिक सजग हों, ताकि मीडिया को भी अपनी और अधिक जिम्मेदारी का एहसास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार गुप्ता, मैं बनारस से हूँ। मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और पीएचडी का जो मेरा टॉपिक है, प्रवासी हिंदी साहित्यकार रामदेव धुरंधर के उपन्यासों में भारतीय संस्कृति एवं परिवेश बोध। मैं प्रोफेसर कनु भाई नीनामा सर के अंडर में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा ये रिसर्च पेपर है, इसका टॉपिक है कि प्रवासी हिंदी साहित्य में गिरमिटिया मजदूरों की समाज में स्थिति। तो इस विषय पे मुझे एक भूमिका के तौर पे बोलना है, एक सामाजिक तौर पे बोलना है, जिसमें हम एक प्रवासी साहित्यकार को समझ सकते हैं और गिरमिटिया मजदूर को भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी साहित्य है क्या, प्रवासी किसे कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाता है तो भारतीय साहित्यकार विदेश में जाकर बसना, लेखन का कार्य करना, उसे हम प्रवासी लेखक कहते हैं। अर्थात अपने देश से, अपने गांव से, अपने समाज से दूर रहकर विदेश में हिंदी लेखन का कार्य करना और अपनेपन का एहसास से वो दूर महसूस होना, ये प्रवासी साहित्यकार के अंतर्गत आता है। तो एक परिभाषा के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना और हिंदी लेखन का कार्य करना, बड़े बड़े संस्थाओं में, छोटी छोटी संस्थाओं में हिंदी का व्यापक स्तर पे काम करना, जिसे हम प्रवासी साहित्यकार कहते हैं। और प्रवासी लेखक को ये समझना चाहिए, प्रवासी साहित्यकारों को समझना चाहिए वो किन किन यातनाओं से रहकर, किन किन यातनाओं से गुजर कर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक मोटा शब्द हो गया ये प्रवासी एक परिभाषा के तौर पर। लेकिन 18वीं से 19वीं शताब्दी में ऐसा ये मानना था कि यहाँ भारत से मजदूर विदेश में गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, पूंजीपति के माध्यम से वहाँ पे विदेश में काम करवाया गया। और विदेश में और इसलिए वहाँ भेजा गया वो पैसे की लालच में रहकर वहाँ काम करना और अधिक पैसे कमाना, ये तमाम लालचपन था। उस दौर में हमारा भारत गुलाम था। इसके बावजूद भी वो अपना काम डे और नाइट में भी करते थे, यहाँ तक कि समय से उन्हें पैसा भी नहीं मिलता था। तो ये सब बातें वहाँ पे थी और यहाँ तक कि पूरी पगार भी नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर विदेशों में गिरमिटिया मजदूरों के साथ शोषण हुआ है। यह शोषण सिर्फ हमारे भारत के लोग ही नहीं, हमारे भारत के मजदूरों को ही नहीं, बल्कि जो पहले से बसे हुए थे, जो आज भी वहाँ जाके बस के काम कर रहे हैं, उनको उनके साथ ये क्या नाम है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उनके साथ शोषण करते थे। ये शोषण कौन करता था? ये समझिए कि जितने वहाँ पे अंग्रेज थे वहाँ पर, उन्हें गिरमिटिया मजदूर को काले धब्बे के नाम से बोलते थे। तो ये समझिए कि उन्हें एक तरह से उन्हें प्रताड़ित करते थे, काले शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये सब बातें था वहाँ पर। फिर भी गिरमिटिया मजदूरों ने वहाँ पे रह करके अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा किया है। मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मॉरिशस में हिंदी विकसित होने का बहुत बड़ा कारण गिरमिटिया मजदूर है। अगर गिरमिटिया मजदूर वहाँ पे नहीं गए होते तो आज हमारे भारत के लेखक विदेश में जाकर के हिंदी का लेखन कार्य नहीं कर पाते। ये सही बात है। लेकिन फिर भी गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति आज भी
उस पर लेखन का कार्य ज़रूरी है, उस पर शोध करने की ज़रूरत है। तभी तो हम गिरमिटिया मजदूर को समझ पाएंगे, समाज में किस तरह से उनकी संस्कृति है, इसकी किस तरह से संस्कृति है, सभ्यता है और तमाम बातें हैं। और इन्हीं सब को लेकर के मैं एक थोड़ा सा एक भूमिका के तौर पे दिया हूँ। और निष्कर्षतः मैं ये कह सकता हूँ कि कर सकता हूँ कि प्रवासी हिंदी साहित्य में गिरमिटिया मजदूरों की समाज में स्थिति से मुझे यही जानकारी मिलती है। धन्यवाद।